Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, who won the FIFA Under 17 Women's World Cup? And correct answer for this question is Spain. Next question was, Tiangong is a space station of which country? And you all know correct answer for this question is China. So let's see what is in the news. So this news talks about the saffron field turn stage for tourist shot. देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, उसने इनवाइट किया है स्टूडेंट्स, लोकल फार्मर्स को कि वो आए और इस सैफरॉन फेस्टिवल को ज्वाइन करें जो यहाँ पर होने वाला है इन पाम्पेरो। पाम्पेरो जो रीजन है ये सदर्न कश्मीर का पार्ट है और बेसिकली ये करेवास के रीजन में आता है। अभी हम यहाँ पर समझेंगे कि करेवास क्या होता है, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ किस बारे में बात कर रही है। देखिए, ये जो आप स्टूडेंट्स को देख पा रहे हैं, इन्होंने 16th सेंचुरी की फेमस कश्मीरी पोएट और क्वीन हब्बा खातून का जो ड्रेस है, उस वही सेम ड्रेस इन्होंने यहाँ पर पहना हुआ है टू गिव द स्पॉटलाइट ऑन द ऑन गोइंग सैफरॉन हार्वेस्ट। साथ ही इन्होंने देखिए अपने हाथ में सैफरॉन के फ्लावर्स को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है सो दैट दे कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर टूरिस्ट। अब यहाँ पर होना क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को कैसे पता चलेगा कि आपके यहाँ ऑन गोइंग कोई फेस्टिवल, सैफरॉन फेस्टिवल चल रहा है, सैफरॉन हार्वेस्ट फेस्टिवल चल रहा है। तो मैक्सिमम रील्स जो हैं वो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर शेयर की जाएंगी। लोगों के जो अपने अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं वो लोग यहाँ पर शेयर करेंगे। सो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सैफरॉन जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, बेसिकली सैफरॉन हार्वेस्ट फेस्टिवल में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं जो ट्रेडिशनली सैफरॉन को ग्रो करती हैं, ये मिलती हैं, इन पर्पल ब्यूटीफुल फ्लावर्स को पिक करती हैं और उससे इनकी जो पेटल्स हैं जिससे सैफरॉन निकलता है उसको अलग करती हैं, राइट। सो जो कोविड-19 के बाद एकदम से टूरिस्ट का आना कम हो गया था, उसको अट्रैक्ट करने के लिए जब जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है। चलिए, अब न्यूज़ को कैसे हमें अपने स्टैटिक पार्ट से रिलेट करना है। सबसे पहले तो सैफरॉन आखिर होता क्या है। तो सैफरॉन इज़ बेसिकली अ प्लांट हुज ड्राइड स्टिग्मा, जो कि थ्रेड लाइक का एक पार्ट दिखाई देता है फ्लावर में, उसको यूज़ किया जाता है टू मेक सैफरॉन स्पाइस। अगर हम सैफरॉन की कल्टीवेशन की बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर वैली में बाय सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स अराउंड 1st सेंचुरी BC। अलॉन्ग विद दैट ये जो स्पाइस है हम सबको पता है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड वेरी प्रीशियस। बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर में भी हमें सैफरॉन का जिक्र मिलता है जहाँ पर इन्हें रेफ़र किया गया है विद द नेम बहुकम। अगर हम इनकी कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग की बात करें तो इनको करेवास रीजन में कल्टीवेट और हार्वेस्ट किया जाता है। चलिए, आगे बढ़ने के पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि करेवास होता क्या है। तो कश्मीरी डायलेक्ट में करेवास का मतलब होता है एलिवेटेड टेबल लैंड। वहीं विदर इज़ अ लोकल नेम फॉर करेवास इन कश्मीरी लैंग्वेज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक छोटी सी डेफिनेशन मुझे बताइए कि करेवास होते क्या हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं। करेवास आर द थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद मोराइंस। These are unconsolidated lacustrine deposit. So lacustrine deposit आप सभी को, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता होगा। lacustrine means associated with the lakes। चलिए आगे आ जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि आखिर सैफरॉन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ रिजुविनेट्स हेल्थ प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक एंड फॉर वेरियस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका सीज़न या जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की बात करें तो कौन सा ऐसा टाइम होता है जब इनको कल्टीवेट किया जाता है। सो जून के मंथ में, बेसिकली जून एंड जुलाई के मंथ में इनकी सीड्स को डाला जाता है और कुछ कुछ जगह पर अगस्त और सितंबर में इनको डाला जाता है। वहीं इनकी जो फ्लावरिंग आने का प्रोसेस है वो अक्टूबर में ही शुरू हो जाता है और इसीलिए यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है सैफरॉन हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर इनको एग्जैक्ट एल्टीट्यूड किस कंडीशन में, किस वेदर कंडीशन में ये ग्रो करते हैं, तो दे यूजुअली ग्रो वेल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ
2000 मीटर, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑल्सो अगर हम सॉइल की बात करें तो ये बहुत डिफरेंट टाइप की सॉइल्स में ग्रो कर जाते हैं, बट थ्राइव्स बेस्ट इन कैलकेरियस, मतलब वो सॉइल दैट हैज कैल्शियम कार्बोनेट इन अबेंडेंस। ओके, अलॉन्ग विद दैट ह्यूमस रिच होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, जिसका पीएच जो होगा वो 6 से 8 के बीच में ही रहेगा। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, so there is a need of temperature that ranging from no more than 35 or 40 degree Celsius in summers to about -15 to -20 डिग्री सेल्सियस इन विंटर्स। वहीं रेनफॉल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात करें, सो दे रिक्वायर एडिक्वेट रेनफॉल दैट इज अबाउट 1000 to 1500 mm पर एनम। ओके, सो ये थे फैक्ट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इनके नोट्स बना सकते हैं, और जो भी एडिशनल इनिशिएटिव हैं सैफ्रॉन कल्टीवेशन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने किए हैं, उनको आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ दैट टॉक्स अबाउट इन्वेजिव ट्री स्प्रेडिंग इन मुडुमलाई टाइगर रिजर्व। देखिए, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो ये लोकेटेड है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एट द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अलॉन्ग विद दिस इट इज़ द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आपको मुझे बताना है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट और कौन कौन सी सेंचुरीज या नेशनल पार्क हैं। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के एंड में मैं इसका आंसर आपको डेफिनेटली दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ क्या बोल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3 दैट इज अबाउट एनवायरनमेंट। न्यूज़ यहाँ पर बोल रही है कि जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं मुडुमलाई टाइगर रिजर्व में बहुत ही तेज़ी से फैल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होते हैं? तो ऐसे स्पीशीज़ जो इस पर्टिकुलर एरिया से तो बिलोंग नहीं करते, बट यहाँ पर किसी भी तरीके से ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। सो इन्वेजिव स्पीशीज़ ट्री स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, प्लांट स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, एनिमल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। इन्हें हम कई बार एलियन इन्वेजिव स्पीशीज़ के नाम से भी रेफर करते हैं। देखिए, यहाँ पर जिस इन्वेजिव स्पीशी के बारे में बात की जा रही है उसका नाम है सेना स्पेक्टेबिलिस। ये बता रहे हैं कि ये लगभग इट हैज़ बीन taken over between 800 hectare and 1200 hectare of the buffer zone of the Mudumalai Tiger Reserve। देखिए, आप जो इमेज यहाँ पर देख पा रहे हैं जिस पे येलो कलर के छोटे छोटे से फ्लावर हैं, यही दिस इज द इन्वेजिव स्पीशी जिसका नाम है सेना स्पेक्टिबैलिट्स। देखिए, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये कौन से स्पीशीज़ होते हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग नहीं करते, या तो ये यहाँ पर अनइंटेंशनली ग्रो कर जाते हैं या इंटेंशनली इन्हें ग्रो करवाया जाता है। अब आप इस आर्टिकल में यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये बोल रहे हैं कि इनको इंट्रोड्यूस किया गया था एज एन ऑर्नामेंटल स्पीशी एंड फॉर यूज एज फायरवुड फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। ओके, अब रीज़न क्या हो रहा है कि ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं कि इन्होंने 800 हेक्टेयर से लेकर 1200 हेक्टेयर तक में ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज अब ये स्पीशी पूरे में फैल रही हो तो वहाँ की जो एग्जिस्टिंग स्पीशी है या जो नेटिव स्पीशी है वो उसका इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ पर लोकल लोगों को क्या बोलना है कि पिछले 5 साल में जो इसका स्प्रेड है वो बहुत तेज़ी से हमें देखने को मिल रहा है। वहीं जो यहाँ का तमिलनाडु पेपर लिमिटेड है उनका बोलना ये है कि ठीक है, अगर ये स्प्रेड इतना स्पीड से हो रहा है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं एज ए पेपर बनाने के लिए, और इससे जो फंड्स वगैरह हमें इस पेपर को बेच के जो फंड्स वगैरह मिलेंगे उसका हम एज अ फंड के रूप में उसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ हैं उन्हें वापस से यहाँ पर रीइस्टेब्लिश किया जा सके। ओके, ये पहली स्पीशी नहीं है जिसका नाम यहाँ पर आ रहा है, इसके पहले भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो केरला के कॉन्टेक्स्ट में या तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इन्वेजिव स्पीशीज़ होने के साथ साथ लगातार न्यूज़ में रही हैं। जैसे एक स्पीशी का नाम है लैंटेना कैमरा। ये उन 5 स्पीशीज़ में से है जो नीलगिरी रीजन में कंटिन्यूसली फैल रही हैं अलॉन्ग विथ सेना स्पेक्टेबिलिस। अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व न्यूज़ का हाईलाइट है, तो पहले समझ लेते हैं कि मुडुमलाई टाइगर रिजर्व आखिर कहाँ पर है। तो जैसा मैंने आपको आर्टिकल के स्टार्टिंग में बताया था, इट इज़ सिचुएटेड इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट of Tamil Nadu state at the tri-junction of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Along with this,
इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हम फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं इंडिया का, आप याद रखेंगे। मैंने बोला था आपसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट क्या क्या है। सो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला इन द वेस्ट, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका इन द नॉर्थ, एंड मुखुर्ती नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली इन द साउथ इसका पार्ट है। चलिए, अब जो मुडुमलाई नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, सो मुडुमलाई नाम का मतलब ही होता है दैट एंशियंट हिल रेंज। ठीक है, ऐसा आइडेंटिफाई किया गया है कि जो इनका ओरिजिनेशन है वो 65 मिलियन ईयर्स जितना पुराना है, द सेम टाइम जब वेस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था। यहाँ अगर हम फ्लोरा और फौना को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर टॉल ग्रासेस, जिन्हें एलिफेंट ग्रास बोला जाता है, वो यहाँ पर ग्रो करती हैं। अलॉन्ग विद दैट बैम्बू यहाँ पर ग्रो करता है, एंड बहुत सारी टिम्बर स्पीशीज़ लाइक टीक, रोजवुड भी यहाँ पर ग्रो करती हैं। वहीं अगर हम यहाँ के फौनास की बात करें तो टाइगर, एशियन एलिफेंट, इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, मालाबार जाइंट स्क्विरल, वाइल्ड डॉग भी यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू नेवर मिस एनी अपडेट। ऑल्सो यू कैन विजिट राउस अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भोपाल MP नगर जोन 2 if you want to give wings to your preparation because your success is our priority। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है। So it's a very important article. It talks about at SCO meets S. Jaishankar, who is our foreign minister, targets BRI. BRI here stands for, you should remember, that China's Belt and Road Initiative. चलिए इस आर्टिकल को डिटेल में समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर हुआ क्या है, तो SCO की वर्चुअल मीटिंग चल रही है जिसमें जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर S. जयशंकर, उन्होंने क्लियरली चाइना का जो इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड वाला, या फिर जिसे हम बोलते हैं चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको टारगेट करते हुए ये बोला है कि दूसरी कंट्रीज़ की जो सॉवरेनिटी है या उनका जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको भी चाइना को ध्यान में रखना चाहिए बिफोर एक्सपैंडिंग। राइट, आप एक्सपैंड करने की कोशिश तो कर रहे हो, आप वन रोड वन इनिशिएटिव को भी टारगेट कर रहे हो, लेकिन इसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ जो हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, और उसी का रिजल्ट है कि इंडिया ने इस BRI इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से क्लियरली डिनाई कर दिया है। अलॉन्ग विद दैट S. जयशंकर साहब ने ये बात भी यहाँ पर बोली है कि जो SCO कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो अभी सिर्फ और सिर्फ 141 बिलियन डॉलर है, जो कि आगे इसमें बहुत पोटेंशियल है कि ये और भी इंक्रीज़ कर सकता है। राइट, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फ्री मार्केट प्रैक्टिस को सबको फॉलो करना चाहिए, तभी हम इस टारगेट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इस टारगेट को अचीव करने में इंडिया को बहुत सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है, जिसमें से सबसे बड़ा इशू है कनेक्टिविटी का इशू। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो जो मैक्सिमम SCO की मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान, इंडिया इन कंट्रीज से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहा। राइट, अब इसी का रिजल्ट है कि इंडिया को जो अपना ट्रेड है वो किसके थ्रू करना पड़ रहा है, ईरान के चाबर पोर्ट के थ्रू करना पड़ रहा है, साथ ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू भी करना पड़ रहा है। अब जैसा हम सभी को पता है कि US और ईरान के रिलेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छे नहीं हैं, और जब भी ट्रेड या इस तरीके कुछ गुड रिलेशंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं USA बीच में आने लगता है। अब इस पूरे आर्टिकल को हमें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट से अटैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हुई है SCO की, हम SCO को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट सेंट्रल एशियन कंट्री और इंडिया को क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। देखिए, पहले ये मैप आप यहाँ पर देख लीजिए, तो दीज आर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। वन इज़ कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। अब आप इस इमेज को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि इसके बाद ही अब आपका अफगानिस्तान शुरू होगा, देन पाकिस्तान और इंडिया। चलिए एक दूसरे मैप के थ्रू यहाँ समझ लेते हैं। अब अगर इंडिया को इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना है तो बीच में हमें मिलता है पाकिस्तान, है ना, और यहाँ पर बना है ग्वादर पोर्ट, जो कि
कौन होल्ड कर रहा है आपको पता है बहुत अच्छे से, चाइना इसको चला रहा है। इसी का रिजल्ट है कि इंडिया ने ईरान में चाबर पोर्ट को इस्टेब्लिश किया है, राइट। अब हम क्या सोच रहे हैं कि हमें इस रूट को फॉलो ना करने की जगह हम इस तरीके से ट्रेड कर सकें, तो हम यहाँ से डायरेक्टली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के कांटेक्ट में आ सकते हैं। चलिए अब एक एक करके इश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ एससीओ या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी अलायंस है दैट इन्वॉल्व्स रशिया, चाइना एंड 4 सेंट्रल एशियन स्टेट। चलिए इसके डेप्थ में जाने के पहले इसकी थोड़ा सा इतिहास यहाँ पर जान लेते हैं। तो पहले एससीओ एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। अगर हम 2000 पहले की सिचुएशन यहाँ पर देखें, सो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान वर द मेंबर ऑफ शंघाई 5। ओके, 1996 में ये शंघाई 5 का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन कि एक्सेशन ऑफ उज्बेकिस्तान टू दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 2001। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2001 में उज्बेकिस्तान इसको ज्वाइन करेगा और इसके बाद ही इसका नाम शंघाई 5 से चेंज होकर हो जाएगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ 2017 का वो टाइम है जब इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने। अलॉन्ग विद दैट ऑन 17 सितंबर 2021 it was announced that Iran would become a full member of SCO। चलिए इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने के पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि SCO के जो स्टेट्स होते हैं, मेंबर स्टेट्स कुछ कंट्रीज़ होती हैं, कुछ उसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज़ होती हैं, तो वो क्या हैं। आप मेंबर स्टेट्स को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने लिस्ट है इसके मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दीज आर 8 मेंबर स्टेट्स। अलॉन्ग विद दैट अगर हम इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करें, सो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। वहीं आप इसके डायलॉग पार्टनर और गेस्ट अटेंडेंस को भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं इस मैप को क्लियर कर देती हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। चलिए वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसके बेसिकली गोल्स या ऑब्जेक्टिव है क्या। अगर हम इसके पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल को यहाँ पर डिस्कस करें तो ये बात करता है टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुड नेबरली पॉलिसीज बिटवीन मेंबर स्टेट्स। साथ ही इट टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं कि वी शुड मेंटेन एंड इंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन दिस एंटायर रीजन। वहीं हमें एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जैसी चीज़ों पर भी ध्यान देकर उसे इन्हेंस करने की ज़रूरत है। हालांकि इस पूरे न्यूज़ सेक्शन को हम बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पुरानी न्यूज़ का रेफरेंस लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं और एससीओ के ऊपर अपने इंपॉर्टेंट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे समझ लेते हैं। अब हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखा था, दैट इज़ चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। Belt and Road Initiative is an ambitious project that focuses on connectivity and cooperation among multiple countries that spreads across the continent of Asia, Africa and Europe. You can see here clearly. Okay, अगर हम बात करें सो इनिशियली 2013 में अनाउंस किया गया था दैट द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग नेटवर्क ऑफ रोडवेज, railways, maritime ports, power grids, oil and gas pipeline and associated infrastructure project। अगर हम BRI के रूट्स के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर 3 चीज़ों पर काम कर रहा है। सबसे पहले आपको देखने मिल जाएगा न्यू सिल्क रोड, नेक्स्ट आपको देखने मिल जाएगा मैरीटाइम सिल्क रोड एंड थर्ड इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चलिए आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ है विद द ऑरेंज कलर, आई एम अगेन drawing it, ये है न्यू सिल्क रोड। So it encompasses trade and investment hubs to the north of the China by reaching out to Eurasia, including a link via Myanmar to India। ठीक है, अब दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये जो यहाँ पर बेल्ट बना हुआ है ये है आपका मैरीटाइम सिल्क रूट। It begins via South China Sea going towards Indochina
साउथ ईस्ट एशिया एंड देन अराउंड द इंडियन ओशन, दस रीजिंग अफ्रीका एंड यूरोप। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, दिस रीजन, दिस इज चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। अब देखिए ये क्या है, CPEC एक 3000 किलोमीटर लंबा रूट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, दैट कनेक्ट्स चाइनाज नॉर्थ वेस्ट जिंगजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन एंड द ग्वादर पोर्ट इन द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान इन पाकिस्तान। चाइना को यहाँ पर क्या फ़ायदा है, चाइना इस रूट को एक्सेस करके मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को ग्वादर के थ्रू आसानी से कनेक्ट कर सकता है। आप वापस देख लिया, आई एम ड्राइंग इट अगेन। ये अगर यहाँ से चाइना को कनेक्ट होना है तो वो ग्वादर पोर्ट के थ्रू मिडिल ईस्ट और अफ्रीका दोनों को कनेक्ट कर पा रहा है। अलॉन्ग विद दैट इंडियन ओशन में चाइना डायरेक्टली इंट्रूड कर सकता है। इस रूट से चाइना की तो जो यूरेशियन रीजन या फिर इंडियन ओशन में जो प्रेजेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। बट BRI के बहुत से क्रिटिसिज्म है कि इसे कहीं ना कहीं न्यू कॉलोनियलिज्म की संज्ञा भी दी गई है, या फिर इसको ही मार्शल प्लान फॉर 21st सेंचुरी भी बोला जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको पता है तो चाइना डेब्ट ट्रैप्ड पॉलिसी को काफ़ी फॉलो करता है, राइट। सो चाइना बहुत सारी कंट्रीज़ को एक्सेसिव क्रेडिट दे देता है। अब बदले में कंट्रीज़ की जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती है या कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो वहाँ पर अराइज हो जाते हैं, कंट्रीज़ डेब्ट ट्रैप में फंस जाती हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास हमारा प्यारा नेबरिंग कंट्री श्रीलंका। दूसरा मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि इंडिया को भाई परेशानी क्या है, तो एक परेशानी तो मैंने आपको बता दी कि ये यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। जो हम बोलते हैं कि गिलगिट बल्टिस्तान हमारा रीजन है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहीं से ये कॉरिडोर निकल कर आ रहा है। अब ना व्हाट इज़ हैपनिंग, इसकी वजह से पहले तो पाकिस्तान को लेजिटिमेसी मिल जाती है कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया में, वहीं चाइना के लिए अरब और सेंट्रल एशियन कंट्री से डायरेक्ट कनेक्शन बैठ जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम इसके फुट हिल्स पर बात करें तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है हम्बन टोटा, मतलब हो ही चुका है। ऑलराइट, अब इंडियन ओशन में भी चाइना स्ट्रॉन्ग होल्ड ले रहा है, सेंट्रल एशियन में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड ले रहा है, और वहीं अरब कंट्रीज़ के साथ भी इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड ले रहा है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी खतरा है। देखिए इंडिया को चारों तरफ से बिल्कुल घेर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आप एक चीज़ याद रखेंगे कि बांग्लादेश ना 2016 में BRI को ज्वाइन कर लिया था। अब आप देख रहे हैं यहाँ से बांग्लादेश, यहाँ पर पाकिस्तान और यहाँ पर हम्बन टोटा। इंडिया बिल्कुल चारों तरफ से लगभग घिरा हुआ है, 1 2 3 और 4, आप ये देख सकते हैं। चलिए, तो न्यूज़ में जितने सेगमेंट थे अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, SCO, BRI, ठीक है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, चाइना के लिए क्या फ़ायदे हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारे यहाँ पर रह जाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो ये आप जो देख पा रहे हैं, दिस इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। 12 सितंबर 2000, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी बाय ईरान, रशिया एंड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग ट्रांसपोर्टेशन कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है, जो कि शिप, रेल और रोड रूट को यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, फ्राइट, इन सबको ईजी करने के लिए, और जो अननेसेसरी डिपेंडेंसी है ऑन द अदर रीजन्स, अदर ट्रांसपोर्ट मोड्स, उसको रिड्यूस करने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया है। सो दिस कॉरिडोर बेसिकली कनेक्ट्स इंडियन ओशन and the Persian Gulf to the Caspian Sea via Islamic Republic of Iran, and then it connects to St. Petersburg and North Europe via Russia Federation। ठीक है, आप यहाँ मैप में क्लियरली देख पा रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा है सेंट पीटर्सबर्ग। ओके, दूसरा हमने बात करी है मॉस्को। सो दिस कॉरिडोर अगेन आई एम रिपीटिंग कनेक्ट्स इंडियन ओशन, तो ये आपके पास आ गया इंडियन ओशन एंड द पर्शियन गल्फ टू द कैस्पियन सी। तो यहीं ये कवर कर रहा है आपका मेडिटेरियन सी वाला पार्ट, और ये यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ नॉर्थ सी है, और नॉर्थ सी के बाद ही हमें दिखाई देगा बाल्टिक सी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और इंडिया की इस वजह से डिपेंडेंसी इंडिया, रशिया और ईरान की BRI पे थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है, और इसी नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करके इंडिया अपना प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर सकेगा। चलिए,
तो ये BRI के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है. दैट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट इन 2013 as one belt one road initiative, which is an ambitious project that focuses on connectivity and cooperation among multiple countries and is spread across the continents of Asia, Africa and Europe that we have already discussed. आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इस पूरे सेगमेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. चलिए नेक्स्ट, इंडिया का स्टैंड OBOR को लेकर क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ. आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आगे बढ़ते हैं तो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज टुडे इज the Reserve Bank of India has launched the pilot project for digital currency on 1st of November with 9 banks participating. Next, Uttar Pradesh Ranipur Tiger Reserve has become India's 53rd tiger reserve in India, whereas Russia recently pulled out of the Black Sea grain deal, which was launched to mitigate food inflation caused by the conflict in Ukraine. Next, India Camp 2022 is set to be organized from November 2 to 3 this year. India Camp is the flagship event of the Indian government Department of Chemical and Petrochemicals. IVRI demanded the ban of using the aceclofenac in cattle after a new research found that this drug metabolizes into diclofenac in water buffaloes as well as in the cows. देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, एक ड्रग का नाम लिखा हुआ है, दैट इज़ डाइक्लोफेनेक. मैं एक रिवीजन आपको यहाँ पर करवाना चाह रही हूँ कि डाइक्लोफेनेक बेसिकली एक पेन किलर होता है जिसको केटल्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है. जो वल्चर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब इन कैटल्स की डेथ होती है तो ये वल्चर्स इन एनिमल को खाते हैं और जिसकी वजह से जो इनको डाइक्लोफेनेक के इंजेक्शन दिए गए थे वो वल्चर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर उनकी डेथ का रीज़न बनती हैं. इसी वजह से डाइक्लोफेनेक के यूज़ को बैन कर दिया गया है इंडिया में. So it's a quiz time and first question is, where is India's 53rd tiger reserve located? And you can see your options here. Next question is, in which year Belt and Road Initiative was conceptualized by the Chinese government? आप सभी को पता है. करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं and stay tuned with us to know the correct answer. So this is it for today. Join our batches for UPSC, MPPSC, Civil Services examinations. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button and comment your valuable feedback. Also follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.